दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। तो मेरे ख्याल में आपको घंटी दबा देनी चाहिए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को फौरन ही देख लो। डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर 1 और धुरंधर 2 बहुत बड़ी हिट फिल्में साबित हुई हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में आदित्य बॉलीवुड में मोस्ट वांटेड डायरेक्टर है। इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड में आज ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो आदित्य के साथ काम करने से मना करेगा। काफी सालों पहले आदित्य की पहली फिल्म उरी रिलीज हुई थी, सुपरहिट रही थी। उसके बाद से आदित्य एक फिल्म बनाना चाहता है जिसका नाम है अश्वत्थामा। आदित्य की पहली फिल्म उरी का हीरो था मालेगांव का सुपरस्टार विक्की। तो जाहिर सी बात है अश्वत्थामा के लिए भी आदित्य ने उसी को साइन किया था। रॉनी स्क्रूवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था और तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद रॉनी ने डिसाइड किया कि भाई वो इस फिल्म को नहीं बनाना चाहता। उसके बाद आदित्य उस फिल्म को किसी और निर्माता के पास लेकर के गया। उस निर्माता ने उस फिल्म पर काम चालू किया और तकरीबन 1 महीने के बाद उस निर्माता ने भी मना कर दिया कि भाई मुझे ये फिल्म नहीं बनानी। फिर आदित्य उस फिल्म को लेकर एक तीसरे निर्माता के पास गया। उसने भी तकरीबन 1 महीने के बाद कुछ पैसे खर्च करने के बाद मना कर दिया कि भाई मुझे फिल्म नहीं बनानी है। और बॉलीवुड छोटी सी जगह है, सबको पता है कि कौन सी फिल्म कौन बना रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है। तो जब 3 निर्माताओं ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था तो जाहिर सी बात है उसके बाद आदित्य उस फिल्म को किसी के पास लेकर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई कोई भी निर्माता उस फिल्म को नहीं बनाएगा। उसके बाद आदित्य ने कहानी लिखी धुरंधर की और धुरंधर बन गई, रिलीज हो गई, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो अब आदित्य को अपनी उसी फिल्म अश्वत्थामा को बनाना है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 निर्माताओं ने उस फिल्म को बनाने से मना क्यों कर दिया था। उसकी वजह यह है कि जो विक्की कौशल है वो छोटा एक्टर है, सेलेबल स्टार नहीं है। मतलब आज की तारीख में विक्की कौशल ऐसा स्टार नहीं है कि 200 करोड़ की रिकवरी कर सके और उस फिल्म का बजट था 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का। यही वजह है कि कोई भी निर्माता उस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जबकि आदित्य की धुरंधर 1 धुरंधर 2 बहुत बड़ी हिट हो चुकी है तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में कोई भी हीरो आदित्य की फिल्म में काम करेगा। वो भले ही रणबीर कपूर हो, वो भले ही ऋतिक रोशन हो, वो भले ही रणवीर सिंह हो। और अगर इन तीनों में से कोई भी उस फिल्म का हीरो है तो इसका मतलब यह है कि 200-250 करोड़ रुपए की रिकवरी आसान बात है। बल्कि आज की तारीख में आदित्य की पोजीशन यह है कि अगर वो 300 करोड़ रुपए भी मांगेगा इस फिल्म को बनाने के लिए तो कोई भी कॉर्पोरेट फौरन हामी भर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आदित्य धर की अगली फिल्म होगी अश्वत्थामा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आदित्य उस फिल्म को कितनी अच्छी बना पाएगा, वो फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी। सलमान की फिल्म मातृभूमि रिलीज के लिए तैयार है, जल्दी ही रिलीज होने वाली है। लेकिन अब सलमान बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं कर रहा है बल्कि तेलुगु निर्माताओं की फिल्में कर रहा है। सलमान ने एक फिल्म साइन की है मैत्री मूवीज वालों की, वही निर्माता जो पुष्पा 1 के निर्माता है, पुष्पा 2 के निर्माता है। उस फिल्म के डायरेक्टर है राज एंड डी के। सलमान एक और फिल्म भी कर रहा है जिसका निर्माता है दिल राजू। दिल राजू तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा निर्माता है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा वामशी। इसमें हीरोइन होगी नयनतारा। नयनतारा वही है जो जवान की हीरोइन थी। जवान के रिलीज होने के बाद नयनतारा बहुत ही नाराज थी। उसका यह कहना था कि जब उसको फिल्म सुनाई गई थी तो उसको बताया गया था कि उसका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और उसने फिल्म देखी तो उसको पता चला कि उसका पूरा रोल काट दिया गया है। यही वजह है कि नयनतारा ने यह कहा था कि अब मैं बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं करूंगी। लेकिन अब नयनतारा सलमान के साथ यह फिल्म कर रही है। इसका मतलब यह है कि नयनतारा को यह पूरा यकीन है कि इस फिल्म में उसके रोल को नहीं काटा जाएगा। अब यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि नयनतारा का रोल काटा गया है या नहीं काटा गया है। क्यों मैडम जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अक्की की फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर से इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। अब इस फिल्म को 1 हफ्ते के बाद रिलीज किया जाएगा और उसकी वजह यह है कि अभी भी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है। तो भूत बंगला के निर्माता अपनी फिल्म को धुरंधर से टकराना नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि धुरंधर 2 हिंदी में 800 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है।
यानी कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाली है सिर्फ हिंदी में। इस फिल्म ने पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि आज की तारीख में धुरंधर 2 ही वो फिल्म है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है। प्रियंका चोपड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे न्यूज में बनी रहे। अब प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन टेम्पल में जाकर हाजिरी लगाई, वहां पर सेवा की, यानी कि गोल्डन टेम्पल में जाकर बर्तन मांजे, बर्तन साफ किए, जूते साफ किए। इसी को वहां कहा जाता है सेवा करना। और जाहिर सी बात है जब प्रियंका ये सब करने गई थी तो वो मीडिया को ना बताती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो प्रियंका ने मीडिया को पहले ही बता दिया था कि देखो मैं गोल्डन टेम्पल जा रही हूं सेवा करने के लिए, तो आप फौरन ही वहां पहुंच जाओ और मेरी खूब पब्लिसिटी करो। तो जाहिर सी बात है प्रियंका की खूब पब्लिसिटी हुई। अक्षय की फिल्म भूत बंगला जल्दी रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि अक्षय अपनी फिल्म का प्रमोशन करता घूम रहा है और मीडिया से मुखातिब होता ही रहता है। जब अक्की से पूछा गया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को चीट करता है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए, तो अक्की ने कहा कि अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को चीट करता है और पकड़ा जाता है तो फिर आराम से चुपचाप पत्नी से मार खा लेनी चाहिए। पत्नी जितनी भी गालियां दे सुन लेनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि अक्की भाई के पास इस सवाल का जवाब और क्या हो सकता था इसके अलावा? क्यों अक्की भाई, कोई चांस ही नहीं है, कोई और जवाब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा एक बार हुआ नहीं है, कई बार हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आपको फुल एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं 10 में से 10 देता हूं भाई साहब आपको। अक्की आज की तारीख में एक टीवी शो भी कर रहा है, वहां भी काफी लोग आते रहते हैं खेलने के लिए, और अक्की ने उसी शो पर माना है कि हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ 10th फेल है। और जब वो किसी पढ़े लिखे आदमी को देखता है तो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है। अक्की ने कहा कि काश मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो मुझे गर्व महसूस होता। यह बात मैं कई बार बता चुका हूं कि अक्की 10th फेल है, और जब मैं ये बात कहता था तो आप में से बहुत सारे लोग एतराज करते थे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। अब अक्की भाई ने इस बात को खुद ही कबूल कर लिया है, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को इस बात पर कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो कुछ अचानक हो गया है। मैं तो जब भी उस बेचारी लड़की को देखता हूं मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बीमार है। मुझे आज तक वो लड़की कभी भी ऐसे नहीं दिखी कि बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप यकीन कीजिए बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि यार ऋतिक को क्या सबा आजादी मिली थी, कोई और नहीं मिली थी। तो भाई साहब जब आप ऐसी बातें करते हो ना, आपको ये सोच लेना चाहिए कि दो लोगों के बीच में जब रिलेशन होता है तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। अगर कॉमन नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो सबा और ऋतिक में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कॉमन है। एक तो यही कॉमन है कि मैं जब भी ऋतिक को देखता हूं मुझे ऐसा ही लगता है कि वो भी बीमारी है, जब भी सबा को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बीमारी है। तो दोनों हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे बीमार है, मुझे कभी भी ये दोनों नॉर्मल नहीं दिखते। यूपी के सीएम योगी जी बीजेपी पार्टी से हैं और रवि किशन भी बीजेपी पार्टी में हैं, वो भी गोरखपुर से बीजेपी का एमपी है। रवि से पहले गोरखपुर के एमपी योगी जी ही हुआ करते थे, लेकिन आजकल योगी जी रवि के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा है, दोनों में खटपट चल रही है। आप भी जरा सुन लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं।
आप ये मत समझिए कि ये पहली और आखिरी बार है कि योगी जी ने कुछ ऐसा कहा है, जरा और भी सुन लीजिए। भाई रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, लेकिन गांधीवाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे? ये भी आखिरी नहीं है, योगी जी ने और भी कहा है रवि किशन के बारे में, जरा सुन लीजिए। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। योगी जी ने ऑफिशियली कहा है कि आने वाले इलेक्शन में शायद रवि को टिकट नहीं मिलेगा, रवि की जगह कोई और इलेक्शन लड़ेगा। और अगर योगी जी ये चाहते हैं कि गोरखपुर से रवि किशन इलेक्शन ना लड़े तो भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं कि रवि किशन को टिकट दे दे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रवि और योगी जी के बीच में ऐसा झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से रवि किशन को काफी नुकसान हो सकता है। माधुरी दीक्षित की शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब तो कुछ भी कह सकती है। तो माधुरी ने कहा है कि मैं जब भी संजय दत्त को देखती हूं तो उसकी आंखों में खो जाती हूं। संजू की आंखें इतनी नशीली है कि मैं उन आंखों को ही देखती रहती हूं। मैडम जी, अगर आपको याद हो तो ये अभी तो नहीं हो रहा है, ये तो काफी जमाने से हो रहा है। आपको तो याद ही है, एक वक्त में संजू और आपकी ऐसी दोस्ती थी कि आप दोनों की शादी होने वाली थी। फिर संजू के बेचारे के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से आपने संजू को छोड़ दिया। लेकिन आपकी ये बात सुनकर के संजू की आंखें इतनी नशीली है, मुझे वो पुराना जमाना याद आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज भी संजू को छोड़ने की वजह से आप पछताती हैं। शायद आज भी आपको ऐसा लगता है कि संजू से बढ़िया हस्बैंड आपको कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता था और ना ही मिल सका है। तो कहने का मतलब यह है कि आप वाकई संजू को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और यही वजह है कि आप संजू से शादी करना चाहती थी और संजू से शादी नहीं हुई, ये आपको पछतावा है और आज भी आप संजू से बेहद प्यार करती हैं। और देखो मैडम जी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप संजू को पसंद करती हो, संजू को प्यार करती हो, तो बुराई क्या है, आप बताओ मुझे। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऋचा चड्ढा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि कंट्रोवर्सी होती रहती है, न्यूज में बनी रहती है। ऋचा चड्ढा का एक केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऋचा चड्ढा को खूब लताड़ा। ऋचा ने किसी आदमी पर इल्जाम लगाया था कि उसने फ्लाइट में उसके साथ बदतमीजी की है, उसने ऐसी हरकत की है जो नहीं करनी चाहिए थी और हाई कोर्ट ने ऋचा को इसी बात के लिए लताड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह आपकी मर्जी नहीं है कि आप किसी भी आदमी को कहीं भी बदनाम कर सकती है, कहीं भी किसी आदमी की बेइज्जती कर सकती हैं। आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आप किसी के बारे में गलत बात नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि ऋचा फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से फिर से हाई कोर्ट को उसको लताड़ लगानी पड़े। सिंगर बादशाह ने भी दूसरी शादी कर ली है। अब आप ये कहेंगे कि भाई पहली शादी का क्या हुआ, तो जितने भी सिंगर है, एक्टर हैं, उनकी पहली शादी का क्या होता है तो आप जानते ही हो। तो बादशाह ने भी शादी की थी और जाहिर सी बात है कई बार पकड़ा गया, तो पकड़े जाने के बाद भाई का डिवोर्स हो गया। अब बादशाह ने दोबारा शादी की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस लड़की से शादी की है वो ऐसी नहीं है कि बादशाह जो भी करेगा वो देखती रहेगी। अगर बादशाह ने कुछ किया तो भाई साहब बादशाह की वो रेल बना देगी, मैं आपको ये बता सकता हूं गारंटी के साथ। और जितने भी सिंगर है, एक्टर हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। हनी सिंह के साथ भी ये हुआ, शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया। अब जब भी दूसरी शादी करेगा वो दूसरी शादी भी चलेगी या नहीं चलेगी किसी को नहीं पता। और बादशाह की ये शादी कितने दिन चलेगी वो भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि बादशाह को पूरी तरह सुधरना पड़ेगा। अगर बादशाह ने कोई भी हरकत की तो शायद दूसरी शादी भी नहीं चलेगी। तो मैं बादशाह से यही कहना चाहता हूं कि देखो भाई साहब, ये लड़की बहुत अच्छी लड़की है जिससे तुमने शादी की है, अब ये अपनी घटिया हरकतें बंद कर दे, दोबारा कुछ ऐसी हरकत मत करना कि शादी टूट जाए। समझ रहे हो, सुधर जाओ भाई साहब। बाबा रामदेव कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहता रहता है कि कंट्रोवर्सी होती रहती है, न्यूज में बना रहता है। अब जब बाबा रामदेव से एनडीटीवी के एक शो में पूछा गया कि ईरान के बारे में आप क्या कहते हो, तो सुन लीजिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं ईरान के बारे में, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल खानदान के लोग हैं जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता और इनको हरा भी नहीं सकता।
तो रामदेव ने बिल्कुल क्लियर कहा कि ईरानी लोग ऐसे हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता, उनको झुकाया नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जब बाबा से पूछा गया कि रुपया कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, आप क्या कहना चाहोगे, तो रामदेव ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि एक दिन वो भी हो जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आए $100 लेकर और उसको $1 मिले $100 के मुकाबले। रामदेव ने यह भी कहा कि मेरी ऐसी भी इच्छा है कि इंडिया का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि किसी भी कंट्री का वीजा किसी भी इंडियन को मिल सके, कोई भी कंट्री किसी भी इंडियन को वीजा देने से मना नहीं करे। रामदेव ने दोनों ही बातें बहुत बढ़िया कही और ऐसा कुछ कहा जो वाकई ही एक रियल देशभक्त को कहना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है रामदेव भाई साहब, आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हो जल्दी ही वो वक्त भी आने वाला है कि $1 की कीमत $100 होगी। कितनी भाई साहब, $100। और जब $1 की कीमत $100 हो जाएगी तो फिर आप जानते ही हो कि कौन सा देश किसी इंडियन को वीजा देगा। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं देगा। जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि आज की तारीख में जो एक्शन फिल्में बन रही है उनके बारे में आप क्या कहोगे, तो अक्की ने कहा कि यार आज की तारीख में सभी एक्शन फिल्मों में जो एक्शन होता है वो वीएफएक्स से बनाया जाता है, तो आजकल मजा नहीं आ रहा है। मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जिसमें रियल एक्शन हो, पूरा एक्शन मैं खुद करूं, वीएफएक्स वाला एक्शन ना हो। पहले रियल एक्शन होता, अब सब कुछ वीएफएक्स में हो गया, मजा नहीं आता है, झूठ लगता है। मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है अपने दिल में, मैं बनाना चाहता हूं जो कि रियल हो। अगर मैं कूद रहा हूं तो मैं रियली कूद रहा हूं, मैं वीएफएक्स से नहीं कूद रहा। तो अक्की के इस बयान का क्या मतलब है? अक्की के इस बयान का वही मतलब है जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज की तारीख में जितनी भी एक्शन फिल्में बनती है उन एक्शन फिल्मों में जो हीरो होता है वो सिर्फ 10% शूटिंग करता है, 90% शूटिंग डुप्लीकेट्स करते हैं या वीएफएक्स से बनाया जाता है वो एक्शन। यानी कि आज की तारीख में किसी भी एक्शन फिल्म में किसी भी हीरो को मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो घर बैठा रहता है और फिल्म तैयार हो जाती है। लेकिन एक जमाना वो भी था जब एक एक एक्शन सीन हीरो को खुद करना पड़ता था और अक्की ने भी वैसी फिल्में की हैं। यही वजह है कि अक्की कह रहा है कि वो एक ऐसी फिल्म करना चाहता है जिसमें रियल एक्शन हो। क्रिसमस पर शाहरुख खान की फिल्म किंग रिलीज होने वाली है जिसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है और जिसमें मेन भूमिका निभा रही है सुहाना खान। एसआरके की खुद की कंपनी है वीएफएक्स बनाने के लिए और एसआरके ने अपनी कंपनी को चलाने वाले लोगों की तारीफ की है। एसआरके ने ऑफिशियली कहा है कि मेरी कंपनी के लोगों ने बहुत बढ़िया वीएफएक्स किया है फिल्म किंग का। एसआरके का कहना है कि वो अपनी टीम पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है कि उन्होंने फिल्म किंग का इतना बढ़िया वीएफएक्स किया है। अब अगर शाहरुख खान कह रहा है कि उसकी फिल्म का बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स हुआ है, उसकी कंपनी के लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वाकई ही इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे तो बेचारा विवेक ओबराय सड़क पर आ चुका है, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाए। तो जब किसी ने विवेक से पूछा कि भाई साहब आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट के विलन हो, तो आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है? क्योंकि अक्षय खन्ना ने धुरंधर में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी, अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ हुई। ठीक इसी तरह एनिमल में बॉबी देओल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उसकी भी बहुत तारीफ हुई थी। तो क्या आपकी भी तारीफ होगी? तो इस सवाल का जवाब देते हुए विवेक ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। ये फिल्म आ रही है स्पिरिट जी। और अक्षय खन्ना का बात करें तो उन्होंने धुरंधर में बहुत वंडर्स किए हैं एंड बॉबी देओल जी ने एनिमल में। तो आपको क्या लगता है इससे आपका कमबैक हो सकता है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत काम करना है, मेहनत करना है, लगन से अपनी पूरी कोशिश। सुना आपने कि इस भाई ने क्या कहा? इसकी शक्ल इतनी बुरी हो गई है बेचारे की कि मुझसे इसकी शक्ल पर देखा नहीं जाता। पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों इतना बूढ़ा हो गया है, इतना सिकुड़ गया है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। और ऐसी शक्ल के साथ संदीप ने इसको अपनी फिल्म का विलन बनाया है, वो भी मेन विलन बनाया है। मैं ये सोचकर ही हैरान हूं। आगे जब पत्रकार ने इससे पूछा कि भाई साहब आने वाले वक्त में आप कैसी फिल्में करना चाहते हो, तो विवेक ने कहा कि आज की तारीख में मैं बहुत ही अच्छी फिल्में ढूंढ रहा हूं, जो बहुत ही कमाल का रोल हो, सिर्फ वही फिल्म करना चाहता हूं, नहीं तो मैं फिल्म करना ही नहीं चाहता। क्योंकि आज की तारीख में मैं बिना प्रेशर के एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बस एक्टिंग तो मजे के लिए कर रहा हूं।
देख रहे हो? साला एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया जहां ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। मैं आजकल फिल्म्स सिर्फ पैशन के लिए कर रहा हूँ, तो कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आए, कोई बहुत अच्छा रोल आए तो बहुत मज़ा आ रहा है एक्टिंग करने में, बिना किसी प्रेशर के एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो प्योर कला की प्यास के लिए कर रहा हूँ मैं आपको ये बता दूं, एक फिल्म रिलीज हुई थी इस भाई की मस्ती 4। आपको तो पता ही है कि कुत्ता भी उस फिल्म को देखने नहीं गया। भाई साहब उस फिल्म के लिए ये ऐसे लड़ रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं, मैं तो इतने ही पैसे लूंगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं फिल्म नहीं करूंगा। अच्छा मुझे ठीक है, रिलीज के बाद इतने दे देना, अभी इतने दे देना, और यहां कह रहा है कि मुझे पैसे तो चाहिए ही नहीं। आप अंदाजा लगाओ, इस भाई को कोई फिल्म ऑफर करे और ये मना कर दे, ऐसा इसके सपने में भी नहीं हो सकता। रियल की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं इस आदमी से बहुत बार मिला हूं, इसके साथ बहुत बैठा हूं, और भाई साहब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कई बार कह चुका हूं कि इससे ज्यादा फेक आदमी बॉलीवुड में मैंने कोई दूसरा देखा नहीं है। ये बिल्कुल 100% फेक आदमी है। ये एक ऐसा आदमी है जो कभी किसी का हो नहीं सकता, किसी का अच्छा सोच नहीं सकता। यही वजह है कि ऊपर वाले ने इसके साथ ये किया है, इसका अच्छा नहीं हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आगे भी इस भाई के साथ अच्छा नहीं हो सकता। संदीप की फिल्म स्पिरिट का डिसास्टर होना तय है, और भाई साहब अगर वो फिल्म डिसास्टर होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी भाई की वजह से होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पनौती है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्चुअली जो आदमी 24 आवर झूठ बोलता है ना, उसके किसी भी काम में बरकत नहीं होती। यही वजह है कि इसके किसी भी काम में बरकत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। आज रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर रिलीज कर दिया गया है। मैंने भी ये देखा है और भाई साहब मुझे तो बहुत पसंद आया। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में कम से कम 80 करोड़ लोग हैं जो इस फिल्म को देखना चाहेंगे। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो 80 करोड़ लोगों को देखना है। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो 80 करोड़ लोगों को पसंद आएगा। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि आज की तारीख में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार रणबीर कपूर ही है। जो फैन फॉलोइंग रणबीर कपूर की है वो सिर्फ SRK की है, किसी तीसरे एक्टर की नहीं है। और इस फिल्म में राम जी का रोल अदा कर रहा है रणबीर कपूर, तो ये अपने आप में बहुत ही प्लस है फिल्म के लिए। और जो हिंदुस्तान की जनता है उनके लिए रामायण बहुत बड़ी चीज है। उनका भगवान राम जी में बहुत ज्यादा विश्वास है, वो भगवान राम जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, पूजते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनके ऊपर कोई फिल्म बनी है तो हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग जरूर उस फिल्म को देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म का VFX बढ़िया नहीं है। इवन मेरे भी कुछ दोस्तों ने ये कहा कि इस फिल्म का VFX बढ़िया नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसी फिल्म की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, VFX क्या है क्या नहीं है। अगर फिल्म सिर्फ अच्छी क्वालिटी की वजह से चलती तो गदर 2 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस नहीं करती, जो इतनी घटिया फिल्म थी कि भोजपुरी फिल्म से भी गई गुजरी उस फिल्म की क्वालिटी थी। फिल्म बॉर्डर 2 की क्वालिटी भी इतनी खराब थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसके बावजूद भी उस फिल्म ने 150 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि उस फिल्म को 20-30 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस नहीं करना चाहिए था। तो हकीकत यह है कि आज जो फिल्में चलती है वो गिमिक्स की वजह से चलती है। आज जो फिल्में चलती है वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से चलती है। और रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग उस फिल्म को देखना चाहेंगे। तो फिल्म का VFX अच्छा हो, बुरा हो, क्वालिटी अच्छी हो, बुरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। यह फिल्म धुरंधर 2 का रिकॉर्ड 100% तोड़ देगी। हिंदुस्तान में जो फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ लोग ही थिएटर्स में देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रामायण को 10-15 करोड़ लोग भी थिएटर में नहीं देखेंगे? अरे भाई 80 करोड़ में से कम 15-20 करोड़ तो इस फिल्म को देखने जाएंगे थिएटर्स में। मैं कहता हूं अगर 10 से 15 करोड़ लोग भी थिएटर में इस फिल्म को देखने गए तब भी यह फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली बन जाएगी। तब भी यह फिल्म आसानी से धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो मैं फिर से गारंटी के साथ कहता हूं कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।